नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का कंटिन्यूस रिक्वेस्ट आ रहा था कि G20 पे एक वीडियो बनाया जाए। G20 से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हो उसमें कवर किया जाए और जो भी अभी रिसेंट में समिट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको कवर किया जाए। तो इस वीडियो में हम वही सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो G20 की अगर हम बात करते हैं तो G20 को अगर पढ़ना है, समझना है, अगर रिसेंट समिट को समझना है तो इससे पहले जितने भी चीज़ें हुई हैं, इसका इंसेप्शन कैसे हुआ, ये किस चीज़ से डील करता है, तो अब हमको ज़्यादा आइडिया लगेगा कि समिट होता क्या है और समिट में काम कैसे चलता है। तो अभी जो G20 का रिसेंट में समिट हुआ है वो कहाँ हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुआ है। कब हुआ है? 9 से 10 सितंबर को हुआ है। ठीक है, इस समिट के बाद एक डिक्लेरेशन साइन हुआ है जिस पे सारे मेंबर्स ने अपनी सहमति जताई है। उसको कौन सा डिक्लेरेशन बोलते हैं? उसको न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन बोलते हैं। ये डिक्लेरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ये डिक्लेरेशन क्या होता है कि जितने भी इश्यूज़ हैं, जो भी डिस्कशन वाले इश्यूज़ हैं, जो भी वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स में डिसाइड हुई हैं चीज़ें, और बाकी जो वैश्विक तौर पे जो भी उभरती समस्याएं हैं, उन पे सारे देशों का क्या मत है और इस बैठक के बाद नेगोशिएट करके वो किस एक फाइनल डिसीजन पे आए हैं। तो ये होस्ट कंट्री का जिम्मेदारी बनता है कि उनसे नेगोशिएट करके उनको एक टेबल पे लाया जाए ताकि इस मीटिंग को सक्सेसफुल बताया जा सके कि इसका कुछ आउटकम निकला। तो अगर आपसे पूछेगा कि G20 का आउटकम क्या निकला, तो आप क्लियरली बोल सकते हैं कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो साइन हुआ है। मतलब सारे देशों ने, सारे जो मेंबर्स हैं, उन्होंने एक कॉमन सहमति जताई है मुद्दों पे, अलग अलग मुद्दों पे, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, चाहे इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में क्या चलेगा, ट्रेड कैसे होगा, उन सब पे जो मुद्दे हैं उस पर अपनी सहमति जताई है। किससे? न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन से। अब बात करते हैं थोड़ा आगे, G20 समिट है क्या? अगर आप G20 समिट की बात करें तो ये है क्या? G20 समिट जो है एक ग्रुपिंग है, एक ग्रुपिंग है। कैसा ग्रुपिंग है? तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि आज वो सिर्फ इकोनॉमी पे कंसर्न नहीं है। अभी ट्रेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, सारी चीज़ों पे ये डील करता है। बट एज अ ब्रॉड टर्म हम लोग इसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग बोल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो कितना परसेंटेज वगैरह कंसर्न करता है, हमेशा लोगों को कंफ्यूजन रहता है। आप याद रखिएगा, 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका मतलब हुआ कि जो भी इसमें मेंबर कंट्रीज हैं, इसमें कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 19+1। अब जाके इस बार एक और यूनियन को ऐड किया गया है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी तक, जब तक न्यू दिल्ली में समिट हुआ था तब तक इसमें 19 देश थे और एक यूनियन था, तो ये यूरोपियन यूनियन था और 19 कंट्रीज इसमें शामिल थे। ठीक है, तो जो ये 19 कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन है, ये सब मिला के वर्ल्ड का 85% ऑफ द ग्लोबल GDP को कंस्टिट्यूट करते हैं। वही 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है इन्हीं कंट्रीज के द्वारा होता है। और ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, 2/3 भाग जो है वर्ल्ड का पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज, इन्हीं एरियाज में रहता है। अब आप बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, ये कब वर्ल्ड फोरम में सामने आया। तो आप देखेंगे कि 1999 में जब एशियन इकोनॉमिक क्राइसिस होता है, ठीक है, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस बोलें उसको, इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फाइनेंस मिनिस्टर्स और जो भी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक के हेड हैं, चाहे जैसे इंडिया के RBI हो गए, US के फेडरल बैंक हो गए, तो उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स के जो हेड थे वो साथ आए और उन्होंने एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने पे चर्चा की, एक रोबस्ट इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बनाने की चर्चा की। लेकिन बाद में हम देखेंगे कि यही 2008 में फिर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, ग्लोबल मेल्टडाउन आता है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आता है 2007-8 के टाइम पे, तब जो है इसको एक प्रीमियर इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन बताया जाता है फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन, या प्रीमियर इंस्टीट्यूशन बताया जाता है फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो जो 2008 का टाइम था जब इसको प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन बताया जाता है, तब इसको फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के हेड से एलिवेट करके लीडर्स समिट बनाया जाता है। इसका मतलब है कि तब तक क्या हो रहा था, 1999 तक सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो डिफरेंट कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स के हेड हैं उनकी मीटिंग होती थी। लेकिन 2008 के बाद से क्या होने लगा कि जो कंट्री के हेड हैं, चाहे प्रेसिडेंट हों या चाहे प्राइम मिनिस्टर हों, वो मीटिंग करते हैं साथ में और उनके मुद्दे जो हैं वो भी डाइवर्स हो गए हैं।
तो उसके बाद से ये मीटिंग क्या होती है, एनुअली मीटिंग होती है इनकी। G20 मीटिंग जो है वो एनुअली होती है। इसकी जो प्रेसिडेंटशिप है उसका सिस्टम क्या है वो अगर आप जाने तो आप जानते हैं, हमने आपको बताया कि टोटल 19 कंट्री है प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। ये जो 19 कंट्रीज हैं इनको ग्रुप्स में बांटा गया है। कितने ग्रुप्स में? 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। इस तरह से डिवाइड किया गया है कि एनी ग्रुप इज हैविंग मैक्सिमम ऑफ 4 कंट्रीज। तो ये जो प्रेसिडेंटशिप है इसी 5 ग्रुप में एक से एक रोटेट होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। मतलब अगर इस बार ग्रुप 1 को है तो अगली बार ग्रुप 2 को मिलेगा, अगली बार ग्रुप 3 को मिलेगा, फिर ग्रुप 4 को मिलेगा। इस तरह से कुछ सिस्टम डिसाइडेड है। तो इंडिया जो है वो कौन से ग्रुप में है? अगर आप देखेंगे तो इंडिया जो है इसमें ग्रुप 2 में है, इसलिए इसको प्रेसिडेंटशिप मिली थी इस बार की। अब आप पूछेंगे कि ये 1 जो EU है ये कौन से ग्रुप में है? तो EU जो है किसी भी ग्रुपिंग में नहीं है। अब आप बात करेंगे कि इसकी जो सेक्रेटारिएट है इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटारिएट नहीं है। इसकी कोई परमानेंट सेक्रेटारिएट नहीं है। इसका मतलब कि इसकी प्रेसिडेंटशिप रोटेट होती है। जैसे इंडिया में इसकी प्रेसिडेंटशिप मिली इंडिया को, तो इंडिया में एक इसका G20 का सेक्रेटारिएट बनेगा, इंडिया में इसके एक शेरपा बनेंगे, इंडिया में इसके कुछ मेंबर्स बनेंगे, यहाँ पे कुछ ऑफिसेज बनाए जाएंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट होंगी चीज़ें। तो अब जो है ये सिर्फ इकोनॉमिक कॉपरेशन इंस्टीट्यूशन नहीं बना है, बल्कि इसने अपने आप को डाइवर्स कर लिया है। और इसका जो दायरा है वो ट्रेड में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एनर्जी में, एनवायरनमेंट में, क्लाइमेट चेंज में और एंटी करप्शन तक इसका दायरा फैल गया है। तो इंडिया को प्रेसिडेंटशिप कब से कब तक मिली? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। इंडिया की प्रेसिडेंटशिप जो थी कब से कब तक थी? 1 दिसंबर 2022 से कब तक होगी? ये होगी 30 नवंबर 2023 तक। तो इस प्रेसिडेंटशिप के दौरान जब भारत के पास प्रेसिडेंटशिप थी तो एक एजेंडा तय हुआ था। ये जो एजेंडा होता है, ये G20 एजेंडा जो होता है वो तय किया जाता है विथ कंसल्टेशन विथ मेंबर्स नेशंस। जो भी इसके साथ में मेंबर नेशंस हैं उनके साथ कंसल्ट करके कि अभी ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो क्या है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिनारियो को और कैसे डेवलप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड एक G20 एजेंडा बनाया जाता है। इस एजेंडा को बनाने में, इस एजेंडा की कंटिन्यूटी के लिए, कंटिन्यूटी का मतलब है अगर आप कोई एक इकोनॉमिक मुद्दा, ट्रेड का मुद्दा अगर आप पिछले साल उठा रहे हैं तो अगले साल आप अचानक से ट्रेड के मुद्दा को वैनिश नहीं करेंगे, आप उसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे, उसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट करेंगे, उसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ये जो है कंटिन्यूटी ऑफ एजेंडा बनाने के लिए G20 का एक फिनोमेनन है ट्रॉइका। ट्रॉइका क्या होता है? ट्रॉइका एक ग्रुप होता है, इसमें जो पिछले साल कंडक्ट किया, जो इस साल कंडक्ट कर रहा है और जो अगले साल कंडक्ट करने वाला है, क्या प्रेसिडेंसीज, G20 की प्रेसिडेंसी जिसके पास रहने वाली है, जिसके पास जो ऐसे कंट्री जिसके पास था पहले साल, ऐसी कंट्री जिसके पास है अभी और ऐसी कंट्री जिसके पास आने वाली है, वो तीनों मिलकर ट्रॉइका बनाते हैं। ये ट्रॉइका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ G20 एजेंडा। तो इस G20 एजेंडा को कंटिन्यूटी करने के लिए यह जरूरत होती है कि सारे मेंबर कंट्रीज को अपना अपना एक शेरपा नियुक्त करना है। शेरपा क्या होता है? शेरपा इज ए पर्सन हु इज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट। जो भी कंट्री है, जो भी मेंबर नेशन है, उसके हेड जो है वो हर जाके हर चीज़ की मीटिंग नहीं करेंगे, हर चीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, तो अपने बिहाफ में एक को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो जो अपॉइंटमेंट होता है जिस पर्सन का, उसको बोलते हैं शेरपा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव, भारत के शेरपा कौन है अभी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो शेरपा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ G20 ऑफ दैट होस्ट कंट्री अलॉन्ग विथ शेरपाज ऑफ डिफरेंट मेंबर नेशंस। अब ये जो शेरपा है ये मीटिंग की कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब बात करेंगे कौन सी मीटिंग होगी ऐसी, तो इसमें क्या होता है ना, G20 में कुछ मीटिंग्स होती हैं, जैसे वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होती है और दूसरी जो है वो इंगेजमेंट ग्रुप्स की मीटिंग होती है। वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी मतलब जैसे एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप हो गया, जैसे कल्चरल वर्किंग ग्रुप हो गया। ठीक है, फिर एक इंगेजमेंट ग्रुपिंग होती है जैसे बिजनेस 20, लेबर 20, यूथ 20 एटसेट्रा। ये जो है इंगेजमेंट ग्रुपिंग्स में आ गए और वर्किंग ग्रुप में एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप, कल्चरल वर्किंग ग्रुप एटसेट्रा। इस बार की जो लोगो और थीम थी उसके बारे में अगर बात करें तो हमारी थीम क्या थी इस साल की? इस साल की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली,
वन फ्यूचर। ये थी हमारी इस साल की थीम। अब हम बात करेंगे कि शेरपास की जो मीटिंग हुई थी, शेरपास की फर्स्ट मीटिंग कहाँ से हुई थी, जो आगाज हुआ था G20 मीटिंग का, वो कब हुआ था। तो G20 मीटिंग का जो आगाज हुआ था वो हुआ था उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है। यहाँ क्या हुई थी? यहाँ फर्स्ट शेरपा मीटिंग हुई थी। फर्स्ट शेरपा मीटिंग जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। कब हुई थी? 4 दिसंबर 2022 को हुई थी। उसके बाद हम देखें तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंगेजमेंट समिट्स पूछा जा सकता है। इंगेजमेंट समिट्स जो हमने बताया कि जो समिट्स होते हैं, मेन जो फंक्शन होता है, जो अभी रिसेंट में हुआ आपने देखा, उसके जो डिस्कशंस हुए उसके बैकग्राउंड में काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, जो छोटे छोटे ग्रुपिंग्स, जो छोटी छोटी कोऑर्डिनेटिंग कमिटीज़ बनाई जाती हैं जिसके डिस्कशन के लिए। तो इसमें इंगेजमेंट समिट जो हुए वो हम कुछ इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट समिट्स देखेंगे जो हमारे परीक्षा में, ये एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो पहली इंगेजमेंट समिट जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है लेबर 20। लेबर 20 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये समिट कहाँ हुआ है? ये समिट हुआ है पटना में। कब हुआ है? 21 से 30 जून को हुआ है। अब आप बोलेंगे कि इस लेबर 20 मीटिंग जो हुई पटना में, इसकी इंसेप्शन मीटिंग कहां हुई थी? इसकी इंसेप्शन मीटिंग हुई थी, इसकी इंसेप्शन मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी अमृतसर में। इंसेप्शन मीटिंग हुई थी अमृतसर में। कब हुई थी? 19 मार्च से 21 मार्च 2023 को लेबर 20 की इंसेप्शन मीटिंग हुई थी। कहां? अमृतसर में। अब जो लेबर 20 की मीटिंग हुई थी पटना में, उसको चेयर कौन कर रहा था? इसकी होस्टिंग के लिए चेयर की जिम्मेदारी दी गई थी भारतीय मजदूर संघ को। भारतीय मजदूर संघ जो है, जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है इंडिया का, उसको इसके चेयर करने की या होस्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, किसकी? सिर्फ लेबर 20 की बात हो रही है यहाँ पे, बाकी क्या आप अभी ध्यान नहीं करेंगे। जो भारतीय मजदूर संघ है इसने लेबर 20 को होस्ट किया था, ये याद रखने की चीज़ है। ये इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहाँ हुआ था? ये पटना में हुआ था। अब देखिए अगला जो है वो G20 एम्पावर समिट है। G20 एम्पावर समिट। G20 एम्पावर समिट कहाँ हुआ है? ये हुआ है गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में। गुजरात के कैपिटल गांधीनगर में। कब से कब तक हुआ है? 1 से 2 अगस्त 2023 में हुआ है। तीसरा समिट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज थिंक 20। थिंक 20 समिट कहां हुआ है? यह हुआ है मैसूर में। मैसूर कहां है? मैसूर है कर्नाटका में। मैसूर है कर्नाटका में, जहां पे क्या था? टीपू सुल्तान का राज था एक टाइम पे। आप याद करिएगा जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था ये इसी मैसूर में हुआ था। तो मैसूर में कब हुआ था थिंक 20 समिट? यह हुआ था 31 जुलाई से लेके 2 अगस्त के बीच में। फिर हम देखेंगे कि G20 की शेरपा मीटिंग हुई थी कोऑर्डिनेशन की। हमने फर्स्ट शेरपा मीटिंग देखी थी, कहां हुई थी? उदयपुर में हुई थी। जो थर्ड G20 शेरपा मीटिंग हुई है ये कहां पे हुई है? ये हुई है हम्पी में। हम्पी कहां है? हम्पी है कर्नाटका में, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में हम्पी है। हम्पी में जो समिट हुई थी वो कौन सा डेट था, वो कौन सा टाइम था? वो जो समय था वो था 13 to 16 जुलाई 2023। इसमें हम्पी में हुई थी थर्ड G20 की शेरपा मीटिंग। उसके बाद अर्बन 20 की बात करें, अर्बन 20 की मीटिंग कहाँ हुई थी? अर्बन 20 में क्या हुआ था कि जितने भी G20 कंट्रीज हैं, जितने भी मेंबर नेशंस हैं, उनके मेयर्स को इनवाइट किया गया था। उनके मेयर्स को इनवाइट किया था। इन मेयर्स का समिट हुआ था जिसको हम अर्बन 20 बोलते हैं। यह समिट कहाँ हुआ था? यह समिट हुआ था गांधीनगर में। गांधीनगर में। इसको मेयरल समिट भी बोलते हैं। यह कब हुआ था? यह हुआ था 7 से 8 जुलाई के बीच में। राइट। अगला इंपॉर्टेंट है G20 की एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। G20 के एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग कहां पे हुई थी? यह हुई थी पुणे में। कब हुई थी? 22 जून को हुई थी। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। जो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, फोर्थ मीटिंग कहां हुई थी? फोर्थ मीटिंग जो हुई है वो गोवा में हुई थी। गोवा में हुई थी। कब से कब तक हुई थी? 19 से 22 जून तक हुई थी।
अब आपको यही कंफ्यूजन होगा कि जब गोवा में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी तो श्रीनगर में क्या हुआ था। तो श्रीनगर में थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। ठीक है, फोर्थ मीटिंग कहां हुई? गोवा में हुई। श्रीनगर में थर्ड G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई थी। ये कब से कब तक हुई थी? ये हुई थी 22 से 24 मई तक। 22 से 24 मई तक। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे विमेन 20 या W20। W20 की समिट कहां हुई थी? ये हुई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु की एक जगह है महाबलीपुरम। महाबलीपुरम कब से कब तक हुई? 14 to 16 जून को हुई। उसके बाद इंपॉर्टेंट है इसमें यूथ 20। यूथ 20 की इंसेप्शन मीटिंग कहां हुई? यूथ 20 की इंसेप्शन मीटिंग हुई है गुवाहाटी में। गुवाहाटी में ये कब से कब तक हुई? 6 से 8 फरवरी तक हुई। फिर सिविल 20 की इंसेप्शन मीटिंग हम देखेंगे। सिविल 20 की इंसेप्शन मीटिंग कहां हुई है? ये हुई है नागपुर में। कब से कब तक हुई है? ये हुई है 20 से 21 मार्च 2023 तक। फिर एक इंपॉर्टेंट है इसका साइंस 20 कहां हुई है? साइंस 20। साइंस 20 की जो इंसेप्शन मीटिंग है ये हुई है पुडुचेरी में। कब से कब तक? 30 से 31 जैन 2023। और इंपॉर्टेंट जो सबसे है वो है बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग कहां हुई है? बिजनेस 20 इंसेप्शन मीटिंग हुई है गांधीनगर में। गांधीनगर में कब से कब तक? 22 से 24 जनवरी। जो G20 समिट अभी न्यू दिल्ली में हुआ था, इसकी एक खास बात और भी है कि इसमें एक नया मेंबर ऐड किया गया। एक नया मेंबर ऐड किया गया। वो नया मेंबर कौन सा है? वो नया मेंबर है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्या है? अफ्रीकन यूनियन इज अ ग्रुपिंग दैट इज हैविंग अ टोटल ऑफ 55 नेशन। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन जो है 20वां यूनिट है, उसी तरह से 21वां यूनिट अफ्रीकन यूनियन को ऐड किया गया है, जिसमें टोटल 55 नेशंस हैं। अगर आप बात करें अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने की कवायद कब शुरू हुई थी, तो एक समिट हुआ था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट। इस समिट के बाद अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने की कवायद शुरू हो गई थी। और इस बार जो G20 की समिट हुई न्यू दिल्ली में, वो सितंबर 9 को अफ्रीकन यूनियन को ऐड कर लिया गया G20 में। तो आप बोलेंगे क्या अभी तक अफ्रीका से कोई भी इसमें नहीं था? अभी तक अफ्रीका से सिर्फ साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री था जो G20 का पार्ट था। लेकिन अब क्या है, पूरा अफ्रीकन यूनियन G20 का पार्ट हो गया है। और एक तरह से देखें तो ये भारत का बहुत बढ़िया स्टेप था टुवर्ड्स फेयर एंड मोर इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन और इन ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस। और बाद की बात करें तो भारत के लिए और भी फायदा होने वाला है, क्योंकि जब परमानेंट मेंबरशिप यूएनएससी के लिए जाएगा तो उसमें इसको 55 वोट तो मिलने ही मिलने हैं अफ्रीका के। ठीक है, देखिए इसमें मोर देन हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग हुई है। इसमें उतना ही बताया गया है जितना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो भी इंपॉर्टेंट इंसेप्शन ग्रुप मीटिंग्स है या वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स है, उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।